गुड आफ्टरनून बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज में। आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ राकेश गोयल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हेडिंग लिख लीजिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देखो, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी होता क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को करते कैसे हैं, समझते हैं, और इसमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकती है। देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर does not change with trials, then the probability of getting exactly our success in n trials of such an experiment is n cr p to the power r q to the power n minus r। n ट्रायल्स में से यदि आपको r सक्सेस चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है। तो ये बात क्या करना चाह रहे हैं, बाइनोमियल का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पर फेलियर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो देखो, ये जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है, सपोज ऐसे काम करते हैं हम लोग कि मेरे पास एक कॉइन को मैंने टॉस किया। क्या किया बच्चों, मैंने कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस करने पर मान लेते हैं हेड आना सक्सेस है और टेल आना सपोज फेलियर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑल्सो 1/2। अब यदि मैं कॉइन को 10 बार टॉस करूं या 20 बार करूं या 50 बार करूं, तो जिस भी ट्रायल की यदि मैं बात करूंगा, सपोज मैं 41th ट्रायल की बात करता हूं, तो कॉइन को टॉस करते जा रहे हैं, तो 41th ट्रायल में हेड मतलब सक्सेस आना और फेलियर होना, इनकी प्रोबेबिलिटी चेंज होंगी क्या, नहीं हो रही। 41 ट्रायल में भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी ट्रायल के साथ, चाहे आप कितनी भी बार उस ट्रायल को कीजिए, 50 बार करो, 100 बार करो, 200 बार करो, यदि उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। और उनमें से सपोज टोटल आपने n ट्रायल्स किए और n ट्रायल्स में से आपको r सक्सेस चाहिए, तो r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये होती है। ये कैसे आई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, टोटल n ट्रायल्स थे बच्चा, उसके अंदर आपने क्या किया, सक्सेस मिली आपको, r ट्रायल्स में आपको सक्सेस मिली और विन विन और ये लूज, आप हार गए, फेल हो गए। कितने ट्रायल में से, n-r ट्रायल में आप फेल हो गए। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। अब देखो, जिन आर ट्रायल्स में आप जीत रहे हो, क्या वो कंजुगेटिव होंगे। पहले ट्रायल में क्या हो रहा है, या तो हारोगे या जीतोगे, दूसरे में क्या होगा, हारोगे या जीतोगे। लेकिन आपको ये पता है कि विन वाले एग्जैक्टली आर ट्रायल्स आने चाहिए और हारने वाले एग्जैक्टली n-r आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, n ट्रायल में से कोई भी r ट्रायल सेलेक्ट कर लिए, NCR। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, n में से मैंने कोई भी r सेलेक्ट कर लिए। जो r ट्रायल आपने सेलेक्ट किए तो ऑटोमेटिकली n-r डी सेलेक्ट हो गए। तो जो सेलेक्ट हुए उनके अंदर क्या होगा, जीतना, उनके अंदर जीतना। तो हर केस को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p इंटू पी। हाउ मेनी टाइम्स, r टाइम्स। एंड यहां पर क्या आएगा, फेलियर, q इंटू क्यू इंटू क्यू, हाउ मेनी टाइम्स, n-r टाइम्स। बच्चों क्लियर है क्या, आपका ये जो फॉर्मूला आया ये क्लियर है क्या, कि बाइनोमियल के अंदर यदि आपको मान लेते हैं आर सक्सेस चाहिए, x इक्वल टू आर, तो आर सक्सेस का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी NCR। ये n ट्रायल में से कोई भी अपन r ट्रायल के अंदर जीत जाए तो जीतने की प्रोबेबिलिटी यदि p है और हारने की प्रोबेबिलिटी यदि q है, तो p टू द पावर r q टू द पावर n-r। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या। बोलो बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। लिख लेना फॉर्मूले के बाद।
कि P क्या होगा, probability of success, and Q is the probability of failure in one particular experiment. And also note that the value of P plus Q will be 1. जो P plus Q की जो वैल्यू होगी बच्चों वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। आएगी या नहीं आएगी, बोलो। P is the probability of success, Q is the probability of failure, and या तो एक ट्रायल में सक्सेसफुल होंगे हम या फिर हम फेल हो जाएंगे, तो P plus Q का जो वैल्यू होगा that will be 1। तो बच्चों देखो यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि बाइनोमियल ट्रायल क्या होते हैं। बाइनोमियल ट्रायल वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल के साथ आपके प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है सक्सेस और फेलियर की। इनमें से आर ट्रायल के अंदर, सॉरी एन ट्रायल के अंदर यदि आपको आर सक्सेस चाहिए तो उसकी आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से गिवन होती है, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड P प्लस Q की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे बच्चों, कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। क्लियर? चलो नोट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो बाइनोमियल ट्रायल है इसका कुछ मीन होता है। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बच्चों हमने मीन के बारे में बात करी थी या नहीं करी थी? आप बता दो। मीन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। अब मैं यहाँ पर भी मीन के बारे में बात करता हूँ कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का मीन क्या होगा। देखो मीन जो होता है, वैसे तो देखा जाए तो मीन क्या था, म्यू। तो म्यू का जो वैल्यू आया था वो आया था, क्या आएगा बेटा, समेशन प्रोबेबिलिटी इनटू वेरिएट, आई का वैल्यू जितने भी वेरिएट पॉसिबल है आई इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर जो मीन होगा वो क्या होगा, आर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर n माइनस R, और XI मतलब कितनी सक्सेस मिली, तो XI की वैल्यू कितना हो जाएगा R। R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर n माइनस R इंटू R। तो ये तो होगा ना, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सक्सेस का होगा। तो सक्सेस का होगा तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कहां तक, n तक। यस और नो, बात समझ में आ रही है? तो आर का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से n तक। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ये एक्सप्रेशन जो मीन होता है ना बाइनोमियल के केस के अंदर, जो मीन होता है ये जेई मेन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सी बार जेई मेन के अंदर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। तो NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर n माइनस R इंटू R। अब इसका समेशन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बताइए सभी लोग, हाउ यू विल कैलकुलेट द सम ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपको बाइनोमियल में पढ़ा है कि NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1, इसका वैल्यू n बाई R होता। तो ये जो NCR इंटू R है, इस समेशन को मैं 1 से कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 पर समेशन 0 है। तो NCR इंटू R की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 P टू दी पावर R Q टू दी पावर n माइनस R। n बाहर आ गया। अब देखो हम इसको सम के फॉर्मेट में बनाने के लिए बच्चों में क्या कर रहा हूँ, एक पी भी बाहर ले रहा हूँ। मैंने पी भी बाहर ले लिया, ध्यान से समझना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर ने पी को बाहर क्यों लिया है। n माइनस 1 CR माइनस 1 P टू दी पावर R माइनस 1, और ये जो Q की पावर है n माइनस R, इसको लिख दिया n माइनस 1 माइनस R माइनस 1। बात तो वही है, ये n माइनस R ही लिखा हुआ देख लो आप। तो बेसिकली ये जो समेशन है, दिस इज नथिंग बट NP टाइम्स Q प्लस P की पावर n माइनस 1। बच्चों ये जो है ना Q प्लस P की पावर n माइनस 1, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा बताओ। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा n माइनस 1 C0 P की पावर 0 Q की पावर n माइनस 1, हाँ या नहीं। तो आप बच्चों देखो यहाँ पर R की वैल्यू 1 पुट करो, तो देखो R की वैल्यू 1 पुट करने पे ये कितना बन रहा है, बता दो आप। ये देख लो यहाँ पे R इक्वल टू 1 पुट करने कितना बनेगा, ये 0 बन जाएगा, यस और नो।
ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, और ये कितना बन जाएगा r इक्वल टू 0 पुट करने पर, ये तो n माइनस आर ही है ना, ये वाला जो टर्म है ये क्या है बेटा आपका n माइनस आर है। तो यदि ये n माइनस आर है तो ये वाला वैल्यू कितना बन रहा है अपना, आ गया या नहीं आया, सॉरी, क्लियर, ये बात क्लियर है बच्चों। तो प्लस देखो r का वैल्यू 1 डालने पे कितना बन जाएगा, n माइनस, सॉरी 1 डालने पे तो ये बन गया, 2 डालने पर, अब 2 डालने पर कितना आएगा 1 p की पावर 1 और q की पावर n माइनस 2, ये पूरी सीरीज बनेगी। और लास्ट टर्म देखो r इक्वल टू n डालने पर n माइनस 1 सी एन माइनस 1, p की पावर n माइनस 1 और q की पावर 0, है या नहीं। तो बेसिकली ये q प्लस p की पावर n माइनस 1 का एक्सपेंशन बन रहा है, और बाइनोमियल के अंदर q प्लस p की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपका ये वैल्यू कितना आ गया, np आ गया, 1 की पावर n माइनस 1, दैट इज नथिंग बट n टाइम्स p। तो यहाँ पर जो मीन होता है इसका फॉर्मूला होता है NP, where n is the number of trials and p is the probability of success in individual trial। जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके एक ट्रायल में जो p होगा that will be the probability of success। तो बच्चों मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होता है वो होता है n इंटू पी। ये हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। सभी बच्चों के लिए ये कहानी, किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो भाई, यहां तक बोलो पहले। कोई कंफ्यूजन, चलें, नोट कर लिया। ये बेटा जो लास्ट स्टेप्स हमने देखी है ना, ये वाली, कुछ बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, मैं बता भी देता हूँ कौन से स्टेप के अंदर प्रॉब्लम आती है। वो इस समेशन को, ये वाली स्टेप तो क्लियर हो गई होगी यहाँ से p बाहर लेने पर। अब इसको ये कैसे लिखते हैं, तो वो आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करो और इसमें सारे टर्म्स लिखो। इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे और इसके सारे टर्म्स लिखेंगे, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन से लिखिए। मतलब उन बच्चों को थोड़ा सा वीकनेस यहाँ फील होता है जिनको बाइनोमियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक। तो बच्चों अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे हमने मीन को डिराइव किया उसी प्रकार से वेरिएंस को भी हमें डिराइव करना होता है कि वेरिएंस का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वेरिएंस इन द केस ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस क्या होता है। तो याद होगा बच्चों आपको, वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर, दैट इज समेशन पी इंटू एक्सआई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद है या नहीं। तो जो मीन था वो तो हम निकाल चुके हैं, वो कितना आ गया n इंटू पी, है नहीं। तो मैं बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, मैं इसका वैल्यू अलग से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बाद में मैं फिर सिग्मा स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लूंगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो बेटा जो मैं समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट समेशन r इक्वल टू 0 से n, प्रोबेबिलिटी इज r सक्सेस की NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r इंटू xi स्क्वायर, xi दैट इज रैंडम वेरिएबल, दैट इज r स्क्वायर। तो यहाँ पर r स्क्वायर आया। तो बाइनोमियल क्या कहता था कि NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1, इनका रेशियो n बाई r होता था। तो एक r इंटू NCR को तो बच्चों हम आसानी से डील कर लेंगे और r इक्वल टू 0 की जगह 1 कर देंगे, क्योंकि 0 पर तो इसका वैल्यू 0 ही है। तो यह आ जाएगा r इक्वल टू 1 से n इंटू NCR, n इंटू NCR, सही कि मैंने NCR आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना NCR, तो क्या आएगा n माइनस 1 CR माइनस 1 p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r इंटू r। तो ये जो r एक बच गया, इसको अपन एक काम करो, r माइनस 1 प्लस 1 लिख दो।
ये जो r बच गया बच्चों, इसको ऐसा लिख दो और एक r-1 को अलग कर दो और एक 1 को अलग कर दो। इस पूरी कहानी को इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली यहाँ तक करो। और ये जो n है भाई साहब, n वाले जो भाई साहब है, इनको बाहर निकाल देना। n को आपने बाहर निकाल दिया बच्चों, यू विल गेट टू एक्सप्रेशंस। समेशन r इक्वल टू 1 से n, n-1 cr-1 इंटू r-1 इंटू p की पावर r q की पावर n माइनस r, प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू n, n-1 cr-1 p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑब्जर्व करें सभी बच्चे, ये कहानी आई या नहीं आई। और जब ये कहानी आ गई तो आगे की स्टेप काफी सिंपल होंगी। यहां पर क्या करो, r इक्वल टू 1 पे ये 0 है, तो अपन इसको r इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देते हैं। r इक्वल टू 2 से n, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बन जाएगा n-1 इंटू n-2 cr-2 p की पावर r q की पावर n माइनस r। ये कहाँ से लिखा, इसी प्रकार की प्रॉपर्टी होती है बेटा, n-1 cr-1 अपॉन n-2 cr-2, कंजुगेटिव टर्म का रेशियो ये होता है n-1 अपॉन r-1। तो इसकी हेल्प से हमने ये लिख दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक p कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो यू विल गेट समेशन r इक्वल टू 1 से n, n-1 cr-1 p की पावर r-1 एंड q की पावर n माइनस r। ये आया या नहीं आया? तो यहां से देखो, ये जो n-1 है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ सबस्क्रिप्ट कितनी है r-2, तो बताइए p की पावर r से p स्क्वायर बाहर ले लो आप, मीन्स व्हाट यू विल गेट n टाइम्स जो पहला टर्म था उससे आपने n-1 बाहर ले लिया, p स्क्वायर बाहर ले लिया। यू विल गेट समेशन r इक्वल टू 2 टू n, n-2 cr-2 p टू दी पावर r-2 q टू दी पावर n माइनस r। और जो सेकंड टर्म था, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जो सेकंड टर्म है ये तो p था ही, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा, ये देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये q प्लस p की पावर n-1 का एक्सपेंशन बन रहा है। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा बेटा, p टाइम्स q प्लस p की पावर n-1, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बन गया। दैट इज नथिंग बट n टाइम्स n-1 इंटू p स्क्वायर। अब बच्चों बताओ मुझे, ये जो समेशन आपके पास आया, ये वाला समेशन, ये जो समेशन है जिसको मैंने सर्कल किया, दिस इज q प्लस p की पावर n-2। बताओ यस और नो, सब लोग बताइए, ये q प्लस p की पावर n-2 का एक्सप्रेशन है या नहीं है? प्लस ये जो टर्म है दिस इज p, आपका एक्सप्रेशन ही आ गया। ये देखो एक्सपेंशन कैसे बन रहा है, क्लियर है ना? आप एक्सपेंशन करके देखो और वो सारी टर्म्स मैच करके देखिए, वो सेम टर्म बन जाएंगी। ठीक, तो बच्चों वैल्यू क्या आया, n टाइम्स, ये भी 1 हो गया, तो अंदर क्या आया, np स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p। सो दिस वैल्यू इज नथिंग, क्या आ रही है, n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np। जो वेरिएंस होता था वो हमारा लिखा था हमने pi इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो अपनी यही आई, यहां रख दो, n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np। बताओ बच्चों, मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना आया था, np आया था, तो मीन का स्क्वायर क्या हो गया, n स्क्वायर p स्क्वायर, तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो यहाँ इन दोनों टर्म से आपके पास np कॉमन आ रहा है, यू विल गेट 1 माइनस p। बच्चों मैं 1 माइनस p को क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज p प्लस q कितना होता है बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें p प्लस q कितना होता है, 1 होता है, तो ये अपना कितना आ गया, npq आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमने वेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट वेरिएंस इज इक्वल टू n टाइम्स p इंटू q,
n is the probability number of trials, p is the probability of success and q is the probability of failure. चेक करो बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ जरा. देखो हमने ये बात करी थी वेरिएंस के बारे में, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला आया दैट इज एन पी क्यू. ये फॉर्मूला कहाँ से था, स्टैट से आया था. और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी जो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला था वो हमने बात करी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बात करी थी, वहां पर भी हमने मीन एंड वेरिएंस निकालने सीखे थे. उन तरीकों से भी हम मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस के जो फॉर्मूले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये काफी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में फॉर्मूले डिराइव होकर के आ रहे हैं, इस कारण हमने इनकी अलग से बात करी है. क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है बच्चों. अब देखो बच्चों, यहां पर जब मीन एंड वेरिएंस की बात हो रही है तो एक तरीके से q प्लस पी की पावर की एक्सपेंशन की बात हो रही है. तो यहां पर ये बात आएगी कि मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस क्या होगी, व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस और मोड. जैसे मीन मीडियन मतलब मोड, जैसे स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स के अंदर हम मोड की बात करते थे, एक ऐसा वेरिएट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, एक ऐसा वेरिएट जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो. तो यहाँ पर देखो बाइनोमियल के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर q प्लस पी की पावर n, इसका एक्सपेंशन काम कर रहा है नहीं. जैसे nc0 p की पावर 0 q की पावर n प्लस nc1, एक सक्सेस हुई तो ये प्रोबेबिलिटी होगी. बताओ बच्चों मुझे, यदि एक सक्सेस हुई n ट्रायल में तो ये होगी प्रोबेबिलिटी, 0 सक्सेस मिली तो ये होगी, 2 सक्सेस मिली तो प्रोबेबिलिटी ये होगी. इस प्रकार की कहानी आ रही है नहीं आ रही. तो मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस मतलब कितनी सक्सेस आना सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी. तो मतलब इस एक्सपेंशन में ये बाइनोमियल में याद कीजिए, हम ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लें, इसकी ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लें बेटा, कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर ग्रेटेस्ट टर्म का एक फॉर्मूला आता था कि tr+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. वो जो याद करो आप, tr+1 की जगह अपन r का एक फॉर्मूला होता था, r इज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y. x अपॉन y में कितना हो जाएगा बेटा, q बाई p आएगा. x अपॉन y में जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या होगी, बोलो, q बाई p होगी या नहीं होगी. यहां से जो वैल्यू आती है, माना ये m आता है, तो m की वैल्यू क्या आती है उसके ऊपर अकॉर्डिंग हम निकालते हैं. तो tr+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आती है, तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ गई. तो इसके करस्पॉन्डिंग tr+1, जैसे कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में बताओ कितनी सक्सेस है, 0 सक्सेस. सेकेंड टर्म में कितनी सक्सेस है, 1 सक्सेस. तो यदि tr+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आई तो r नंबर ऑफ सक्सेस, r इज नंबर ऑफ सक्सेस होंगी. ये ध्यान रखना कि इतनी नंबर ऑफ सक्सेस जो होंगी वो मोस्ट प्रोबेबल होंगी. मतलब इतनी r सक्सेस आना वो डिपेंड करेगा कि r की वैल्यू क्या आ रही है. सपोज किसी बाइनोमियल इवेंट के अंदर, सपोज मैं मान लेता हूं कि ये एक्सपेंशन है, ठीक है. तो टोटल ट्रायल्स है बेटा यहाँ पे 10. अब टोटल ट्रायल 10 हैं और लेट से इसके एक्सपेंशन में T6 वाली टर्म, इसके एक्सपेंशन में T6 वाली टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रही है. तो T6 वाली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रही है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को आपने 10 बार किया, 10 ट्रायल किए, उनमें से जो T6 वाली टर्म है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. तो T6 वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब R की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5. तो 5 सक्सेस आना, 5 सक्सेस आना सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, ये कहना चाह रहा है. ये बात क्लियर हुई कि 5 सक्सेस आना, कि एग्जैक्टली 10 ट्रायल में से 5 बार हम सक्सेसफुल हुए,
अब कौन कौन से में है वो तो बाइनोमियल में मैरी करता ही नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस का मतलब यही है कि जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी ट्रायल्स हैं, एंड ट्रायल्स हैं, तो उनके अंदर कितनी बार सक्सेस आना मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, या मोड है, या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्लियर हो गया? अभी एक दो एग्जांपल करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1, स्क्रीन पे आपके सामने है। सभी बच्चों को इसके लिए 60 सेकेंड्स का समय दिया जाता है। यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 60 सेकेंड्स। तो बच्चों सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। A pair of dice is thrown 7 times. Find the probability of getting a doublet thrice. डबलेट क्या होता है उसकी आपको पता ही है, डबलेट क्या होता है। तो डबलेट को 3 बार आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। डन, वेरी गुड। तो बच्चों बताइए, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ in a single throw of pair of dice, probability of getting a doublet, probability of getting a doublet कितनी होती है बेटा बताओ सब लोग? 1/6 होती है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? डबलेट का मतलब होता है आपका 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो टोटल 6 आर फेवरेबल, एंड जो पेयर ऑफ डाइस होती है 36 आउटकम होते हैं। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब हमने कितने ट्रायल है? 7 ट्रायल है। यहाँ पर एन की जो वैल्यू है बच्चा वो है 7। हर ट्रायल में बच्चे सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये बाइनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है। हाँ है। हर ट्रायल के साथ साथ जो डबलेट आना है जिसको हमने सक्सेस बोला है, इसकी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी। क्या ये आपस में चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो हमें क्या पूछा गया? आपको 3 सक्सेस चाहिए, मतलब R = 3 चाहिए, एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 7 NCR P, P की पावर R, Q की पावर N-R। तो बच्चों आपका आंसर ये आएगा। तो बताओ कितने बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है कि बाइनोमियल अप्लाई करना सीखा उन्होंने। NCR P⁻R Q⁻N-R। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर कि फंडा क्लियर हुआ या नहीं, कि बाइनोमियल को अप्लाई कैसे करते हैं। क्या हम यहाँ पर केसेस बना करके सोल्व कर सकते थे क्या? केसेस बना करके सोल्व करेंगे तो चीजें मुश्किल होंगी या नहीं होंगी? यदि आप केस बनाओगे तो मुश्किल होगा या नहीं होगा? कि कौन से 3 में आए, 7 में से कौन से 3 में? ठीक है, इसीलिए हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। चलें बच्चों आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कीजिए। एक एग्जामिनेशन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। 1 और मोर कैन बी करेक्ट out of 4 options. A student decides to mark the answers at random. Find the probability that he gets exactly 2 questions correct. बताइए क्या होगा आपका सॉल्यूशन?
कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? देखो बेटा, प्रॉब्लम बड़ा आसान सा है कि सबसे पहले तो एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। वन और मोर कैन बी करेक्ट। वन और मोर कैन बी करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर ए क्वेश्चन कितने होंगे? चार में से वो एक को सेलेक्ट करके आंसर दे दे, एक ही ऑप्शन पे टिक करे। चार में से दो को सेलेक्ट करके, रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं ना वो, चार में से तीन को टिक कर दे, चार में से चारों को टिक कर दे। तो इसका जो वैल्यू आता है ये आता है 2⁴ तो एक क्वेश्चन को बच्चा यदि आंसर करेगा तो उसके टोटल कितने तरीके हैं बच्चों? 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब यदि वो क्वेश्चन उसका सही हो गया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो कितनी होगी? 1/15। उनमें से एक ऑप्शन उसका सही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी होगी बेटा? 14/15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड कितने ट्रायल्स हैं यहाँ पर? 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनमें से उसको कितने सही करने हैं? एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस करेक्ट। बताएं आंसर आया या नहीं आया? तो हमें दो सक्सेस चाहिए एग्जैक्टली। कितनी सक्सेस चाहिए बेटा? दो सक्सेस। तो 10 में से यदि आपको दो सक्सेस चाहिए तो यू विल अप्लाई 10c2 p to the power r। p to the power r means 1/15 का होल स्क्वायर इंटू q to the power 8 दैट इज 14/15 की पावर 8। इसी फॉर्मेट में बच्चों इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो जल्दी से बताइए। प्रॉब्लम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? समझ में आ गया प्रॉब्लम की हाउ? पहली जो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं ये बाइनोमियल के ऊपर कर रहे हैं कि बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है इसको कैसे अप्लाई करेंगे। बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस मीन एंड वेरिएंस के ऊपर और मोड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन? कैसे हम प्रोसेस करें?
क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर बल्ब प्रोड्यूस किए जाते हैं, 1 साल के यूज के बाद वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सच 5 बल्ब्स नॉट मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज। तो देखो, फ्यूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है बेटा 0.2। तो फ्यूज ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फ्यूज ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 0.8। तुम्हें बताना है प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 बल्ब, नॉट मोर देन 1 बल्ब, 1 बल्ब विल फ्यूज मीन्स एक से ज्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, या तो एक बल्ब फ्यूज होगा या 2 बल्ब फ्यूज होगा। सही बात है, गलत बात है? नहीं, या तो एक बल्ब फ्यूज होगा या 0 बल्ब फ्यूज होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, लेट्स से सक्सेस इज बल्ब का फ्यूज होना सक्सेस है, तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2 और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.8। बताइए इसका आंसर कितना हो गया? 5 बल्ब हैं, उनमें से 0 फ्यूज हो, मीन सक्सेस 0 मिले, तो 0.2 की पावर 0 और 0.8 की पावर 4 और 5। चलो सब बच्चे इसको वैल्यू कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, दैट इज 5C1 0.2 की पावर 1 और 0.8 की पावर 4। एक सक्सेस, एक बल्ब फ्यूज हो गया और 4 फ्यूज नहीं हुए। बल्ब को फ्यूज करना हमने सक्सेस एज्यूम कर लिया है बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में 5C0 कितना होता है 1, तो ये हो गया अपना 4/5, 0.8 होता है 4/5, इसकी पावर 5, 5C1 इज 5, 0.2, 0.2 इज 1/5 एंड 0.8 इज अगेन 4/5 की पावर 4। इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो 5 की पावर 5 नीचे आ गया, 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 4 इंटू 5, 5 की पावर 5 तो हो जाता है 625 गुना 5, 3125। 4 की पावर 4 कितना होगा बेटा ये? 4 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, कॉमन आ गया, यहाँ कितना बच गया 4 की पावर 1 और वहां कितना बच गया 5, 4 + 5 कितना होगा बच्चा? बताओ जल्दी बताओ, 4 + 5 कितना होगा? 9। कितना आ रहा है, कुछ कैंसिल होगा? नहीं, तो कितना होगा 4, 0, 2304 डिवाइडेड बाई 3125। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। चेक करो ये आया या नहीं आया। कितने बच्चों का आंसर आ गया कमेंट करके बताएं। वेरी गुड, काफी बच्चों ने दिया है आंसर। क्लियर? एनी डाउट्स? कोई किसी प्रकार का डाउट है क्या बच्चों? तो यहाँ पर देखो, एक केस की बजाय मल्टीपल केसेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 कीजिए। एक हर्डल रेस है, a player has to cross 9 hurdles, probability that the player clears the hurdle is 2/3। यदि प्लेयर एक हर्डल को क्लियर कर देता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द प्लेयर नॉक्स डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स।
समझते हो ना इस बात को कि जो भी गेम है उसके अंदर कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, हर्डल का मतलब। तो प्लेयर को जो हुआ वो उसने क्या किया, 2 हर्डल से कम में उससे वो नॉकडाउन हो गया, तो इसकी बात की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो क्या होगा सॉल्यूशन? प्लेयर नॉक्स डाउन इन 1 हर्डल और प्लेयर नॉक्स डाउन 0 हर्डल। दो केस, नॉकडाउन 1 हर्डल इसका मतलब क्लियर कितने हुए? चलो बताओ, सब लोग मुझे बताओ, यदि 1 हर्डल में यदि वो नॉकडाउन हो रहा है, इसका मतलब क्लियर कितने हुए? क्लियर होना को सक्सेस मान लेते हैं। क्लियर होना सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 1/3। और टोटल एन की वैल्यू कितनी है बेटा, कितने हर्डल्स है? 9 है, 9 हर्डल्स है। तो बताइए 1 हर्डल में यदि वो नॉकडाउन हो रहा है तो कितने हर्डल क्लियर हो रहे हैं, एक या ज्यादा? बताओ। बेटा 8 क्लियर हो रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल 9 हर्डल थे, उनमें से 8 उसने क्लियर कर दिए, तो 2/3 की पावर 8, और एक में वो नॉकडाउन हो गया, एक में फेल हो गया, 1/3 की पावर। समझ में आएगा फंडा कि ही नॉक्स डाउन एग्जैक्टली 1 हर्डल, प्ले नॉकडाउन फ्यूर देन द 2 हर्डल, मतलब 8 उसने क्लियर कर लिए और एक में उसको दिक्कत आई, फेल हो गया। प्लस प्लस 0 हर्डल, तो उसने क्या किया, नो के नो ही उसने क्लियर कर लिए, मीन्स 2/3 की पावर 9 और 1/3 की पावर 0। चमक गया है ना बात? लैंग्वेज को समझो थोड़ा सा, ये इंग्लिश की लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर इसी फॉर्मेट में छोड़ देते हैं अपन। चाहो तो 9 C 8 कितना होता है, 9, ये कितना होगा, 2 की पावर 8, और नीचे आ रहा है 3 की पावर 9, प्लस जो सेकंड टर्म है 9 C 9 तो 1 होता है, ये हो गया 2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 9। सो दिस इज 3 to the power 9, 2 to the power 8 कॉमन ले लो, यहाँ बचा 9 और 2 11, तो इस फॉर्मेट में अपन छोड़ सकते हैं फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो करो, सॉल्व करो। बच्चों
क्या हुआ यहाँ पर, एक ड्रंक मैन है, आपको तो पता ही है, ड्रंक मैन है तो वो कैसे भी चल सकता है, या तो वो आगे जाएगा या पीछे आएगा, उसको होश छोड़ना रहता है, बताओ, नहीं रहता ना, तो या तो वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स स्टेप फॉरवर्ड, क्या करेगा वो बच्चा, या तो फॉरवर्ड स्टेप लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड, यदि फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 2/5, फॉरवर्ड की, कि वो आगे यदि स्टेप लेता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि 2/5 है, तो बैकवर्ड की स्टेप क्या होगी, या तो आगे या पीछे, दो ही केस ले रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि सर 1 डिग्री पे चला गया, 2 डिग्री पे चला गया, उसको होश थोड़ी ना है। तो ये दिया हुआ है कि आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो दो ही केसेस होंगे। तो वो क्या करता है कि एट द एंड ऑफ द 11 स्टेप फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब सपोज वो यहां पर है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या करे वो, 1 यूनिट, सपोज 1 यूनिट वो यहां आ जाए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट हो जाए 1 यूनिट, या फिर वो 1 यूनिट इधर आ जाए, फाइनल पॉइंट ये भी हो सकता है, यस और नो। तो यदि ये वाला केस हुआ तो उसने क्या किया होगा, इफेक्टिवली 6 फॉरवर्ड एंड 5 बैकवर्ड स्टेप्स ली होंगी, चाहे वो पहले 6 एक साथ चला गया आगे, फिर 5 पीछे आ गया, या फिर पहले 4 चला गया, फिर 5 पीछे आ गया, फिर 1 चला गया, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है। और यदि ये वाला केस हुआ, पहले वाला, ये वाला यदि केस होता है, तो क्या करेगा वो, 6 बैकवर्ड एंड 5 फॉरवर्ड स्टेप्स लेगा ओवरऑल। तो ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी या नहीं आएंगी बच्चों, यस और नो। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होंगी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ चला जाए एक स्टेप फाइनली, या एक स्टेप पीछे की तरफ चला जाए। कि क्वेश्चन में ये तो बोला ही नहीं कि फॉरवर्ड है बैकवर्ड किधर है, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हमें लेनी है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, 11 स्टेप में से वो 6 पीछे की ले लेता है बैकवर्ड, पहले केस में, तो बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो 3/5 की पावर 6 और 2/5 की पावर 5, 6 बैकवर्ड और 5 फॉरवर्ड। या फिर 11 में से वो 5 बैकवर्ड लेता है, तो बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी है 3/5, इसकी पावर 5, और फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी है 2/5, उसकी पावर 6। आपके पास इन दोनों का सम आपका फाइनल आंसर होगा। चेक करो बच्चों, ये आएगा या नहीं आएगा, बताओ मुझे जरा। यही कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो कमेंट करके बताएं कि आंसर यही आ रहा है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कैसे करते हैं, इसका यूज क्या है, ये क्लियर हो रहा है। किस टाइप के क्वेश्चन में ये इसको यूज में लिया जाएगा, यहां तक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो अगले टाइप के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है मीन एंड वेरिएंस से रिलेटेड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सभी बच्चे। क्या गिवन है हमें, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएट इज 1 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। हमें ठीक 3 सक्सेस चाहिए बच्चों, बाइनोमियल का मीन एंड वेरिएंस, याद है ना, मीन कितना होता है बाइनोमियल का, एनपी, वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू, वेरिएंस होता है।
आपको क्या दिया हुआ है, मीन माइनस वेरियंस, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरियंस is equal to 1 and the difference between their squares n square p square minus n square p square q square is equal to 11। तो यहां से देखो अपने पास फॉर्मूला लगा दो, np माइनस npq इंटू np प्लस npq, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज इक्वल टू 11। np माइनस npq की वैल्यू 1 है, तो आपके पास np प्लस npq, इसका वैल्यू क्या आ गया, 11 आ गया। np माइनस npq, इसका वैल्यू 1 है। एक रिलेशन ये और दूसरा रिलेशन ये, यस और नो। जब बच्चों आपके पास ये दो रिलेशन आ गए, इन दोनों की हेल्प से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। इनको ऐड कर दो, 1 + 2, तो np का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, चेक कीजिए। npq का वैल्यू पुट करने पे कितना आ गया, 5 आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, q का वैल्यू आ गया 5/6, p का वैल्यू कितना आ गया बेटा, q का वैल्यू यदि 5/6 है तो p का वैल्यू कितना देगा, 1/6, p प्लस q 1 होता है, और p का वैल्यू 1/6, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 36। ठीक, तो आपको क्या चाहिए, 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो 3 सक्सेस क्या मिलेंगी, टोटल ट्रायल है 36, उसमें से 3 सक्सेस चाहिए, तो p इज 1/6 की पावर 3 एंड 5/6 की पावर बची हुई, दैट इज 33। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। क्लियर और नॉट, कि हाउ यू विल यूज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये भी देखो क्लियरिटी आती है कि बाइनोमियल का मीन एंड वेरिएंस हमें सोल्व क्यों करना आना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे, कर लिए सभी ने नोट। एग्जाम्पल नंबर 7, odds in favor of India winning a match is 7:4. A 10-match series is to be played. Find most probable success. तो most probable success क्या होगी बच्चों, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑड्स इन फेवर होता है फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, तो ये हो गया, और हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/11। मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस मतलब आपको मोड निकालना है कि ये जो 10 ट्रायल्स हैं, 10 मैचेस हैं, इनमें से इंडिया 0 मैच जीतेगी या 1 मैच जीतेगी या 2 जीतेगी या 5 जीतेगी या 6, 10, कितने जीतेगी, उनमें से किसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है, कितने मैच जीतने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस। ठीक, मतलब देखो ये एक प्रैक्टिकल चीज भी है कि यदि एक मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो टोटल कितने मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, मतलब इतने मैच जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बैटिंग कर सकते हो। भावनाओं में बह करके बैटिंग नहीं करनी चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पर जो एक्सपेंशन लगता है वो लगता है q प्लस पी की पावर 10 का, किसका लगता है, q प्लस पी की पावर 10 का, ना कि p प्लस q का। तो इसमें जो r निकालते हैं याद करो, r इज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ q बाई p होता है, और इसी को हम बोलते हैं m, याद कीजिए क्या बोलते हैं इसको हम, m। तो m का वैल्यू सबसे पहले सोल्व करते हैं कि m का वैल्यू क्या आएगा, बाइनोमियल का यूज है यहाँ पर। तो n इज 10, 10 + 1
अपॉन 1 प्लस मोड क्यू, क्यू बाई पी का वैल्यू हो जाएगा 4/7, तो इसका वैल्यू आ रहा है 7। यदि m एक इंटीजर होता है तो हम ये बोलते थे tm एंड tm प्लस 1 बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। होती थी या नहीं होती थी बेटा? मीन्स T7 एंड T8 बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, दोनों की वैल्यू इक्वल होती थी इस केस में। तो T7 और T8 दोनों ही यदि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हैं तो इसका मतलब तो कितनी सक्सेस हुआ? T7 का मतलब तो हुआ 6 सक्सेस और T8 का मतलब क्या हुआ? 7 सक्सेस। तो जो मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस है, जो मोस्ट प्रोबेबल सक्सेस है उसकी वैल्यू होगी या तो 6 मैच जीतेगी इंडिया या 7 मैच जीतेगी, दोनों की ही जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आएगी। चमका है नहीं चमका क्वेश्चन? ये आंसर दो भी हो सकते हैं, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आ रही है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एग्जैक्टली 6 सक्सेस और एग्जैक्टली 7 सक्सेस का जो रेशियो होगा प्रोबेबिलिटीज का वो 1 आ रहा होगा। क्लियर? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बायस कॉइन है जिसको हमने 49 टाइम टॉस किया। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हेड्स इफ ऑड्स अगेंस्ट ऑब्टेनिंग हेड इज 2:1? सक्सेस मतलब बेसिकली हेड्स की बात करनी है, तो हेड आने को यदि सक्सेस बोल दिया जाए तो हेड के अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी दी है 2:1, प्रोबेबिलिटी नहीं मतलब ऑड्स अगेंस्ट दिया है। आया किसी बच्चे का आंसर? क्या आ रहा है? 17, 16, 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? चलो, हेड आना यदि सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/3। ऑड अगेंस्ट है ना, अनफेवर इज टू फेवर, तो क्यू का वैल्यू कितना होगा बेटा? 2/3। पी 1/3 है, क्यू 2/3 है। ठीक, एन का वैल्यू है 49। आप सबको पता है ये एक्सपेंशन होता है q प्लस पी की पावर n का। इसके अंदर हम बात करते हैं r लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ q बाई पी की। ये अपना m होता है, याद करो। तो सबसे पहले अपन m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू कितनी आ गई?
50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो 50/3 कितना होगा 50/3? 16 पॉइंट समथिंग होगा ना, ये 17 तो 51 होता है, तो दिस इज 16 पॉइंट समथिंग। तो क्या होगा इस केस में, याद करो बाइनोमियल की फंडा, टी जी आई एफ ऑफ m प्लस 1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो 16 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 1, टी 17 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इस केस में एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होती है। यदि टी 17 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे 16, जो कि मोस्ट प्रोबेबल होंगे। या मोड जिसको बोलेंगे, कि जो 49 टाइम्स ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर जो 49 टाइम्स टॉस करेंगे, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि 16 हेड्स आएंगे। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 16 हेड्स आने की है। कोई बोलेगी 15 हेड सबसे आना आना सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, या 14 हेड आना, या 17 हेड आना, या 20 हेड आना, या 40 हेड आना। तो 16 हेड आना मोर इक्वल फेवरेबल है या फिर मोर प्रोबेबल है। ये बात क्लियर हुई या नहीं? आंसर विल बी 16, ना कि 17, ना कि 15। चेक करो बच्चों, हुआ या नहीं हुआ? कुछ आंसर हो सकता है गलत इसलिए आ रहा होगा कि आपको ये बाइनोमियल का जो कंसेप्ट था ये आपने रिवाइज नहीं किया होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला, काफी दिनों से। ठीक है, फंडा क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। तो 5 बार थ्रो किया तो डबलेट का 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डबलेट्स। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ डबलेट्स। तो इसमें अपन ने इस पूरे लेक्चर के अंदर जो भी बातें हमने पढ़ी, प्रोबेबिलिटी की, मीन की, वेरिएंस की और मोस्ट प्रोबेबल की, वो सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन के अंदर हमने इंक्लूड कर दी है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होंगे। टोटल 4 पार्ट्स के आपको आंसर देने हैं। डबलेट आना यदि एक सक्सेस है तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है बच्चों, 1/6। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 5 बार ये काम कर रहे हैं। पहला केस क्या पूछ रहा है, कितनी सक्सेस चाहिए, 2 बार सक्सेस चाहिए। तो 5 ट्रायल में से यदि आपको 2 सक्सेस चाहिए, मीन्स 5c2, p मीन्स 1/6 का स्क्वायर, q मीन्स 5/6 का क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर। चेक करो सभी लोग, मीन का वैल्यू बताओ, मीन क्या आ रहा है, व्हाट इज द मीन हियर। बताइए भैया, जल्दी बताइए। मीन होता है बेटा एनपी। n is 5, probability of success is 1/6, so this is 5/6। ठीक है, तीसरा वेरिएंस बताइए। एन पी क्यू 5 इंटू 1/6 इंटू 5/6, so variance is 35/36। नहीं, क्या आएगा, 25 होगा। फोर्थ, मोड या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, उसके लिए क्या करते हैं, r लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस
Q by P, Q by P is 5, that is equal to 1, यही M होता है, तो ये M होता है, तो T1 एंड T2 दो वैल्यू आ रही हैं, आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दो आ रही हैं, अभी भी गलत आंसर दे रहे हो, तो T1 एंड T2 दोनों यदि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो सक्सेस कितनी होंगी, 0 एंड 1 सक्सेस, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल होंगी। मीन्स 0 डबलेट आना और 1 डबलेट आना की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलें एक और क्वेश्चन कर लें इसी प्रकार का, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए फटाफट से, जस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों। क्या हो गया यहाँ पर, पेयर ऑफ डाइस है, कितनी बार थ्रो किया, 4 बार, n इक्वल टू 4। गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 इन ए सिंगल थ्रो इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। तो 9 कैसे कैसे आएगा, 4 + 5 से आएगा, 5 + 4 से आएगा, 3 + 6 से आएगा और 6 + 3 से आएगा। ये चार ही केसेस है 9 आने की। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है P, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 4/36, दैट इज 1/9। तो सक्सेस ना आना फेलियर हो जाएगा, दैट इज 8/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल ऑफ 9 थ्राइस। तो ये जो 4 बार थ्रो कर रहे हैं इनमें से 3 बार सक्सेस चाहिए, तो R इक्वल टू 3, 3 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4C3 P की पावर 3 1/9 की पावर 3 इंटू 8/9। 4C3 4 होता है, तो इसका वैल्यू आ रहा है बेटा 32/9 की पावर 4। चेक करो, 32/9 की पावर 4 इज योर फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द मीन, मीन का वैल्यू क्या होगा, मीडियन का वैल्यू क्या हो, सॉरी मीडियन नहीं, वेरिएंस। एंड द फोर्थ पार्ट इज मोड, क्या हो बताइए। मीन होता है n इंटू पी, एन का वैल्यू है 4, पी का वैल्यू है 1/9, तो ये आ गया 4/9। वेरिएंस होता है बच्चों NPQ, तो मीन तो निकाल ही चुके, उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 32/81। मोड के लिए सक्सेस देखेंगे तो R लेस देन इक्वल टू n + 1 अपॉन 1 + Q/P, Q/P होगा, ध्यान रखना, Q/P दैट इज 2, तो 5/3 इज 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो दिस इज M। तो ये आता है TGIF ऑफ M + 1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका T2। सही लिखा क्या मैंने, गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 8 आएगा, वेरी गुड। तो 5/9 आएगा, 5/9 आएगा तो कितना हो जाएगा ये 0.5 समथिंग। ठीक है, तो ये M है, तो ये कितना हो जाएगा T1 होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, T1। तो R का वैल्यू कितना होगा 0, तो 0 सक्सेस। 0 सक्सेस का मतलब क्या हुआ, ये मोस्ट प्रोबेबल है,
जीरो सक्सेस मोस्ट प्रोबेबल। मीन्स जो 4 ट्रायल्स हैं आपके, उनमें से टोटल ऑफ 9 0 बार आए, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बाकी सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी इससे कम होगी। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर है? तो ये था हमारी थ्योरी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें।